खुशामदीद न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए कुछ बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं और आज वो कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे, जहां पर सबसे पहले रिजर्वेशन पॉलिसी पर जम्मू कश्मीर में जो सियासत है वो काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रही है और महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी एक बयान देखने को मिला। क्या कुछ कहा गया उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा दूसरी खबर कौन सी रहने वाली है, जहां पर पार्टी के खिलाफ एहतजाज करना प्लान के खिलाफ है। सलमान सागर की तरफ से जो बयान है वो दिया गया और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा तीसरी खबर कौन सी रहने वाली है, जहां पर बर्फबारी ना होने की वजह से जो सयाह है वो मायूस नजर आ रहे हैं। इस हवाले से भी आपको जानकारी आगे चलकर देंगे। और इसके अलावा कौन सी खबर रहने वाली है, जहां पर जम्मू कश्मीर में लवासे और दीगर इकसाम की जो रोटियां हैं उन पर महंगाई देखने को मिल रही है। कितनी महंगाई है, इस हवाले से भी आपको जानकारी फराहम करेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो मंशियात के खिलाफ जंग जारी है और क्या कुछ डेटा निकलकर सामने आया है, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। तो ये कुछ खबरें रहने वाली हैं जहां पर इस हवाले से आगे चलकर तफसीलन आपको जानकारी फराहम करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे कुछ बड़ी 10 खबरों की तरफ भी। रिजर्वेशन का मामला बहुत ही संजीदा है। एनसी के साथ भी रुकन पार्लियामेंट ने ऐवान में यह मामला नहीं उठाया, महबूबा मुफ्ती का बयान। कश्मीरी नान वायु की नई रेट लिस्ट मुतारिफ, लवासा और दीगर इकसाम की रोटियां अब 10 रुपए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नए साल से कबल सिक्योरिटी तैयारियों का लिया जायजा। नोबू कुलगाम में आग की होलनाक वारदात, रहायशी मकान आग की जद में खाकसर। शदीद सर्दी से राहत मुतवक्का नहीं, 26 दिसंबर तक सर्द हवाएं जारी रहेंगी, महकमा मौसमियात की तरफ से दी जानकारी। वक्फ तरमीमी बिल जॉइंट पार्लिमानी कमेटी रियासतों से सलाह व मशवरा के लिए 26-27 दिसंबर को करेगी मीटिंग। अमित शाह के बयान के खिलाफ बीएसपी का एहतजाज, सिक्योरिटी के किए गए सख्त इंतजाम। राजस्थान में बोरवल में फंसी 3 साला बच्ची कैमरे में कैद हुई हलचल। दिल्ली में पूरे हफ्ते हल्की बारिश होने का इम्कान, महकमा मौसमियात ने कोहरे के लिए जारी किया अलर्ट। भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन फिर पहुंचे थाने, पूछताछ की गई। तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर सबसे पहले जो शुरुआत है बड़ी खबर के साथ करेंगे। क्या कुछ बड़ी खबर रहने वाली, इस हवाले से आपको बात करेंगे। जहां पर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो बिजनेस रूल के हवाले से जो जानकारी है वो सामने आई है। जम्मू कश्मीर के बिजनेस रूल असेंबली स्पीकर ने 9 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी है, जो जानकारी सामने आ रही है। और इस कमेटी में क्या कुछ कौन कौन सी पार्टीज जो है वो रहने वाली है और इस असेंबली में बताया जा रहा है जो कमेटी बनाई गई है इसमें जो आज़ाद उम्मीदवारों का नाम भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के लिए जो बिजनेस रूल के हवाले से असेंबली स्पीकर ने 9 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी में एनसी, बीजेपी, सीपीआईएम और आज़ाद उम्मीदवार इस कमेटी में शामिल है। असेंबली में ज़ाब्तियों से मसूदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने कानून साज असेंबली में रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस को हतमी शक्ल देने के लिए 9 रुकनी कमेटी को नामजद कर दिया है। स्पीकर अब्दुल रहीम राठर कमेटी के चेयरमैन होंगे। पैनल तश्कील दी गई है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में जो ये कमेटी है इसमें किस किस का नाम रहने वाले उस हवाले से भी जानकारी जो है वो दी गई है। जहां पर मेंबर असेंबली मुबारक गुल, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, सैफुल्लाह मीर, निजामुद्दीन भट्ट, पवन कुमार गुप्ता, इसके अलावा रणबीर सिंह पठानिया और मुजफ्फर इकबाल खान, इनका नाम जो है इसमें शामिल है। 9 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है, जहां पर आज़ाद उम्मीदवारों का नाम भी इसमें शामिल जो है वो बताया जा रहा है।
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन मामले पर जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ देखने को मिल रही है। और आज भी देखने को मिला जो सियासी जमातों की तरफ से जो बयानबाजी है वो देखने को मिली। रिजर्वेशन मामला बहुत ही संजीदा है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो आज बयान है वो दिया गया और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरिट की कोई अहमियत नहीं है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो बयान है वो दिया गया। और जहाँ पर कल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी की क़यादत में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर जो एहतजाज है वो किया गया था और एहतजाज के बाद आज सियासत में मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं और ये एहतजाज और बयानात जम्मू कश्मीर की सियासत में गर्मा गर्मी का बहस बन रही है और मुख्तलिफ सियासी पहलुओं को उजागर भी कर रही है। और पीडीपी की सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी बयान दिया। रिजर्वेशन पॉलिसी पर उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर उन्हें तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी पार्लियामेंट में इस अहम मसले को उठाने में नाकाम रही है। उनका ये भी कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मसले को अदालत में ले जाने की कोशिश कर रही है जो कि उनकी सियासी मुफाद में है। उन्होंने ये भी कहा कि वक्त अब आ चुका है और इस मामले पर फौरी तौर पर नज़रसानी की जानी चाहिए और मुनासिब इक़दाम उठाने चाहिए ताकि रिजर्वेशन पॉलिसी का तवज़ुन कायम किया जा सके। उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ से खास बातचीत भी की है। महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा गया है आपको ये भी सुनाएंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ है पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा। महबूबा जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे अभी जो ये रिजर्वेशन का मामला है, हालांकि मैनिफेस्टो में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर साहब ने भी एश्योरेंस बार बार दी और सब कमेटी भी बनाई गई है कैबिनेट की, इसके बावजूद भी मेंबर पार्लियामेंट सीएम साहब के रेजिडेंस के बारे में जांच कर रहे हैं और एक पॉलिटिकल रंगत इसमें अब दिखाई दे रही है। सो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बहुत संजीदा मामला है। इसमें हज़ारों के लाखों हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उनका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। जैसे आप जानते हैं कि बचपन से ही बच्चे को ये बताया जाता है कि तुम मेहनत करो, तुम कल को अपनी काबिलियत पे कुछ बन पाओगे, कुछ अचीव कर पाओगे। और आज जो रिजर्वेशन में जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से जो काबिलियत है, जो मेरिट है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। आप 90%, 99% मार्क्स भी ले लोगे तो आपके पास ओपन कैटेगरी में चांस ही नहीं है कि आप 99% मार्क्स के बावजूद आप कुछ हासिल कर सको। तो इसमें आपको मालूम है कि पार्लियामेंट में भी लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए ये सोच के कि पार्लियामेंट में हमारा मसला उठेगा और इस पे बात होगी। तो आप जानते हैं कि 3 मेंबर पार्लियामेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लद्दाख को मिला के, तो किसी मेंबर पार्लियामेंट ने आज तक 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया पार्लियामेंट इलेक्शन को, किसी ने इंक्लूडिंग रुहुल्लाह साहब, उन्होंने भी कभी पार्लियामेंट में इसका जिक्र नहीं किया। उसके बाद असेंबली में लोगों ने फिर बढ़ चढ़ के, जिसमें यूथ की बहुत बड़ी तादाद थी, उन्होंने वोट दिए ये सोच के चलो अगर पार्लियामेंट में हमारी बात नहीं हुई, अब यहाँ सरकार हम बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, वो हमारे साथ इंसाफ करेगी। इंसाफ क्या है कि आबादी के हिसाब से, अब जो भी आपके पास है उसको आबादी के हिसाब से बांटो। ओपन कैटेगरी अगर 70% है तो उनका हिस्सा 70% होना चाहिए, बाकी कैटेगरीज अगर 30% है, व्हाटएवर। मैं कहती हूं कि हमने किसी से कुछ छीनना नहीं है। तो ये सोचा, मगर आपने देखा असेंबली इलेक्शन के बाद 50 सीटें तकरीबन रूलिंग पार्टी के पास, अलायंस के पास हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं किया। और अब जबकि लोग प्रोटेस्ट किया नौजवानों ने, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट थे, हमारे लोग भी उसमें गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने महबूबा मुफ्ती के हालिया बयानात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती रिजर्वेशन के मामले पर सियासत कर रही है। उनका कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी इस मामले को संजीदगी से हल करने के लिए काम कर रही है और रिजर्वेशन के मामले को जल्द हल किया जाएगा। और क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से, आपको सुनाएंगे। आप बताइए, महबूबा जी और उनकी पार्टी को लोगों ने क्या मैंडेट दिया? उनको मैंडेट दिया है कि आप आराम से बैठिए, आप इतने 5 सालों को जो काम करना है वो मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद जो करना होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी। अब आप अपने सियासी जो आप रोटियां गर्म करना चाहते हैं, आप उसके लिए ये स्टेटमेंट, कल ही एक प्रोग्राम किया, आज फिर से उसी चीज़ पे वही बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि फॉर्मर सीएम भी रह चुकी हैं और उनको इतना इमेच्योर बिहेव नहीं करना चाहिए। कल ऑनरेबल सीएम ने खुद बोला है और जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो उनसे मिलने गए, उनको पूरा वाज़ह किया कि हम
अलाइव है टू दिस प्रॉब्लम और एक टाइम फ्रेम भी बनाया गया। तो अगर कल ऑनरेबल सीएम ने टाइम फ्रेम कुछ दिया है तो आज क्या मकसद है महबूबा जी को फिर से इस इशू को रेक करने का? ये मकसद कुछ नहीं है, ये सिर्फ इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है पीडीपी। और मुझे समझ नहीं पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद की और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान के खिलाफ उन्होंने कहा कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने माफ़ी का मुतालबा किया। गुलाम अहमद मीर ने रिजर्वेशन के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा इस हवाले से मुकम्मल हल के लिए कार्रवाई ज़रूरी है। हमारी डिमांड है कि अमित शाह जी को देश का होम मिनिस्टर रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है और उसको इस्तीफा भी देना चाहिए या राष्ट्रपति हमारी जो है उसको अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए और उसके बाद भी उसको देश को माफी मांगना चाहिए। ये दो हमारे मुद्दे कि वो डिजर्व नहीं करता है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस्तीफा देना चाहिए उसको या इस्तीफा लेना चाहिए उसको और देश से माफी मांगना चाहिए। ये हमारा आज का सेंट्रल आइडिया है जिसको लेकर के पूरा देशव्यापी आप लोगों के माध्यम से ये बात कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस अपना जोरदार तरीके से उठाने की कोशिश कर। अब देखिए, एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और उसको पूरा देश फिलहाल फॉलो कर रहा है, दूसरी तरफ से हमारी पार्टी, हमारा रेजोल्यूशन, हमारी कमिटमेंट है। इसीलिए इस तरह की चीजों को एड्रेस करने के लिए इसमें हर एक आदमी के पास अपनी एक फिगर है, पॉपुलेशन फिगर अपनी अपनी, तो इसीलिए परसेंटेज को लेकर वो परेशानी। तो उसका बेस्ट इलाज है जो हमारी पार्टी ने दिया, मेरे नेता राहुल गांधी जी ने दिया कि देश में कॉस्ट सेंसस होनी चाहिए और वो कॉस्ट सेंसस इन सारी बीमारियों को दूर करेगा। तो देयरफॉर मैं तो यही अपील करूंगा कि हमारी रियासत में, हमारी सरकार में यहाँ डिमांड भी वो पेंडिंग है। यहाँ अभी पता ही नहीं है कौन कितने परसेंट में है, हाइपोथेटिकल है सारा। मैंने कई केसेस ऐसे देखे, वो एसटीपी सर्टिफिकेट लेकर जेब में घुमा हुआ, पहाड़ी भी लेकर घुमा हुआ, ओबीसी भी लेकर। तो चलिए, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तो अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे जहां पर आगा रोहला के एहतजाज पर एनसी की तरफ से भी रद्द अमल जाहिर किया गया है। सलमान सागर की बात करेंगे, उनकी तरफ से जो बयान है सामने आया है, उनकी तरफ से कहा गया कि जो एहतजाज है उसे उन्होंने ड्रामा करार दिया है और उन्होंने कहा कि पार्टी के खिलाफ एहतजाज करना डिसिप्लिन के खिलाफ है और एहतजाज मुखालिफ सियासी क़ुव्वतों का प्लेटफॉर्म बन गया है। सलमान सागर की तरफ से जो बयान है वो सामने आया है, जहां पर आगा रोहला के एहतजाज पर जो एनसी की तरफ से बयान अब सामने आया है। एमएलए हजरतबल और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सीनियर रहनुमा सलमान अली सागर ने मेंबर पार्लियामेंट आगा रोहला मेहदी के एहतजाज पर तनकीद करते हुए कहा कि आगा रोहला का पार्टी के खिलाफ मुजाहरा पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। उनका कहना था कि आगा रोहला का पार्टी में एक खास मुकाम है। सलमान अली सागर ने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी रिजर्वेशन पॉलिसी पर नजरसानी के हवाले से तालिब इल्मों के साथ खड़ी है और इस मामले पर पार्टी का मौक़िफ़ वाज़िया है। रिजर्वेशन पॉलिसी को कोई पॉलिटिसाइज करता है, अगर इसको कोई सियासी चोला पहना के आगे करता है तो मैं उस चीज़ को नहीं मानता। ये कहीं मिसाल ही नहीं है कि कोई एमपी साहब आते हैं और फिर वो अपोजिशन पार्टियों को लेके अपने ही चीफ मिनिस्टर या अपने ही वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के घर के बाहर खड़े होते हैं। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर ये पार्टी में हमारा डिसिप्लिन नहीं रहा है, हमने जिसको फॉलो किया है, मैंने इसको 24 साल फॉलो किया है जिस डिसिप्लिन को, ये वो डिसिप्लिन नहीं है। कोई पार्टी अलाउ करेगी ही नहीं। क्या पीडीपी अलाउ करेगी? क्या बाकी पार्टी अलाउ करेंगी? चाहे जो भी पार्टी है यहाँ, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या ओरिजिनल पार्टीज़ हमारी है, सजाद साहब की है, अल्ताफ़ साहब की है, क्या ये ऐसा सिस्टम होता है? ऐसा नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ वो कल शाइस्ता तरीके से नहीं किया गया। रोहला साहब का इतना ज़्यादा मनसब है पार्टी में, उनकी इतनी इज्जत है पार्टी में, अगर वो डॉक्टर साहब को, उमर साहब को कोई भी बात बताते वो कंसिडर करते और आउट ऑफ वे कंसिडर करते, चाहे वो मुलाकात के ज़रिए होती, चाहे वो कुछ कंसेशन देने के ज़रिए होती स्टूडेंट्स को, हर एक चीज़ पे बात होती। और ये ऑलरेडी उमर साहब की प्रायोरिटी लिस्ट में है, उमर साहब ने इस पे बात की है और उमर साहब ने सब कमेटी बनाई है और हर एक प्रोज एंड कॉन्स वो देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कल के प्रोटेस्ट ने इस चीज़ का नुकसान किया, रादर कोई फ़ायदा है। जल्दी
यहाँ पर आईसीसी चैंपियन की बात करेंगे तो उस हवाले से जो लिस्ट है, जो शेड्यूल है, वो भी जारी किया गया है। आईसीसी चैंपियनशिप के हवाले से शेड्यूल जारी किया गया है और चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के हवाले से बात करेंगे तो इस हवाले से जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि 23 फरवरी को जो पाकिस्तान और भारत का मुकाबला है वो होने वाला है। बांग्लादेश के साथ 20 फरवरी को होने वाला है और ये जो शेड्यूल है वो फिलहाल जारी किया गया है, जहां पर जो मैच है 23 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो होने वाला है। और उसके अलावा क्या कुछ डेट उस हवाले से भी जानकारी फराहम करेंगे, जहां पर जो चैंपियनशिप आईसीसी चैंपियनशिप की बात करेंगे उस हवाले से जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। और इंडिया और पाकिस्तान का मैच 23 फरवरी को होगा और उसके अलावा भी मैच कब कब होंगे उस हवाले से भी आपको जानकारी जो है वो फराहम करेंगे। आज ये शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है और जहां पर 23 फरवरी की बात करेंगे तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है 23 फरवरी को होने वाला है। और इसके अलावा भी कब कब मैचेस होंगे उस हवाले से भी जानकारी ली जाएगी कि आखिर जो शेड्यूल जारी किया गया है कब कब ये जो ये मैचेस है वो रहने वाले हैं। चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के हवाले से जो शेड्यूल है फिलहाल जो जारी है वो किया गया है। इसी पर हमारे साथी साहिल केरनी ज्वाइन कर चुके हैं। साहिल केरनी बताएगा जो शेड्यूल जारी किया गया है कब कब भी मैचेस रहने वाले हैं। फरवरी से ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है शुरू हो रही है और इसका जो पिछला विनर रहा है वो पाकिस्तान रहा है, इसलिए पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है। पर जहां पे होस्ट पाकिस्तान कर रहा है वहीं पे अटकलें लगातार चल रही थी कि क्या वाकई में चैंपियंस ट्रॉफी इस बार हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। पर हाइब्रिड मॉड्यूल के तहत जो है इसको रखा गया है और इंडिया अपने सारे मैचेस दुबई में खेलेगा, जो कि ये कल ही फाइनल हुआ है क्योंकि कल एक मीटिंग पाकिस्तान के अंदर रखी, सिंध प्रोविंस के अंदर जो थी एक मीटिंग रखी गई थी। अल नेहान जो कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वो और उनके साथ मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उनके साथ एक मीटिंग हुई थी पाकिस्तान में कल और जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि इंडिया के सारे मैचेस दुबई में खेले जाएंगे और दुबई स्टेडियम में खेले जाएंगे क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो है वो शारजा स्टेडियम और आबू धाबी से ज्यादा है और इंडिया के मैच के लिए हमेशा क्रेज रहती है। और जिस तरह से बात की जाती है अगर पैसों की तो वहां पे ज्यादा सर्कुलेशन जो है वो मनी का हो सकता है, तभी ये मैचेस वहां पे करवाए जाएंगे। उनके साथ जो सेमीफाइनल है वो एक 4 मार्च को होगा जो कि दुबई में ही करवाया जाएगा। उसमें इंडिया जो है वो अगर क्वालिफाई करती है इंडिया वहीं पे अपना मैच खेलेगी सेमीफाइनल। और फाइनल की अगर मैं बात करता हूं तो एक सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में जो है वो वहां पे खेला जाएगा। और फाइनल अगर इंडिया फाइनल क्वालिफाई करती है तो ये फाइनल भी वहां से शिफ्ट हो जाएगा, वो फाइनल भी दुबई में ही खेला जाएगा। ये एक बड़ी अपडेट है क्योंकि और साथ जो ये मैचेस नॉकआउट के रहेंगे उनमें रखा गया है आईसीसी द्वारा कि इस बार उसमें रिजर्व डे भी होगा। हमने पिछली बार भी देखा था जब ये मैचेस हुए थे वर्ल्ड कप के, तभी काफ़ी मुश्किल आई थी। T20 वर्ल्ड कप हाल ही में हुआ तो बड़ी मुश्किल आई थी, बारिश ने बहुत मैचेस खराब किए थे और नॉकआउट के लिए इस बार जो है रखा गया है कि इसके लिए रिजर्व डे जो है वो रखा गया है। सेमीफाइनल्स यानी कि दोनों और फाइनल्स उनके लिए रिजर्व डे एक रहेगा। अगर बारिश पड़ती है तो अगले दिन मैच दोबारा करवाया जा सकता है। पर उन सबके बीच में जैसे उम्मीदें लगाई जा रही थी कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल 100 दिन पहले जारी करना था आईसीसी को, पर नहीं हो पा रहा क्योंकि कहीं ना कहीं बीसीसीआई और पीसीबी के बीच वार्ता थी वो कहीं रुक नहीं रही थी क्योंकि पीसीबी की तरफ से डिमांड्स बहुत ज्यादा की जा रही थी। हालांकि वो डिमांड्स नहीं मानी गई हैं। सिर्फ और सिर्फ इतनी बात है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत 2027 तक पाकिस्तान भी इंडिया मैचेस खेलने के लिए नहीं आएगा क्योंकि पाकिस्तान ने ये भी बात कही थी कि बायलैटरल सीरीज जो है वो करवाई जाए या फिर ट्रायंगुलर सीरीज करवाई जाए। वो भी जो मैच की शुरुआत अब होने जा रही है तो इंडिया के ग्रुप में कौन कौन से नाम शामिल है, इस हवाले से कोई जानकारी? जी बिल्कुल, इंडिया के ग्रुप में इंडिया पाकिस्तान तो रहेंगे, उनके साथ बांग्लादेश एक टीम रहेगी, साथ में न्यूजीलैंड रहेगी। ये 4 टीमें एक ही ग्रुप में खेलेगी। और वहीं पे दूसरे ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें साउथ अफ्रीका होगी, साउथ अफ्रीका होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी, उनके साथ अफगानिस्तान जो है वो खेलती हुई नजर आएंगी। वेस्ट इंडीज और श्रीलंका इसका हिस्सा नहीं है क्योंकि टॉप 8 टीम्स जो है जो कि आईसीसी की रैंकिंग्स होती हैं, जो टॉप 8 टीम्स होती हैं वही क्वालिफाई करती हैं। और जब ये क्वालिफाई इस बार ऐसा सिनेरियो रहता है, पर जो ये क्वालिफाई सिनेरियो इस बार रहा था वो रहा था कि जब वर्ल्ड कप की टीम जो क्वालिफाई की थी जो कि 50 ओवर से वर्ल्ड कप था, तो जो पहली 8 टीमें जो रहती हैं उन्हीं को ही चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का मौका जो है वो मिलता है। और ये दोनों ग्रुप हैं, इन दोनों ग्रुप के अलग-अलग मैचेस होंगे जबकि इंडिया अपने सारे मैचेस जो दुबई में ही खेलेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल। हमारे साथी साहिल केरनी आपको अपडेट कर रहे थे कि इस मैच के हवाले से क्या कुछ जानकारी है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर एक बड़ी खबर जो है वो भी सामने आ रही है, उस हवाले से भी आपको जानकारी जो है वो फराहम करेंगे। क्या कुछ
इस हवाले से आपको बताएंगे। फिलहाल जो बड़ी खबर है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की मंशियात मुखालिफ जंग श्रीनगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं और जहां पर मंशियात फरोशों को भी गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से जो बड़ी कार्रवाई है लगातार देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से जो कार्रवाई है वो देखने को मिलती है और वहीं पर फिलहाल जो बताया जा रहा है कि क्या कुछ कार्रवाई है। श्रीनगर में सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी श्रीनगर की तरफ से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के वाकयात में जो नुमाया कमी है वो देखने को मिली है और वहीं पर मंशा के खिलाफ जंग में मजीद तेजी भी लाई गई है। श्रीनगर जिले में 156 अफराद को जो एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, जबकि 64 चार्जशीट अदालत में पेश की गई है। एसएसपी के मुताबिक मंशियात मुखालिफ मुहिम में ब्राउन शुगर, चरस और गांजे जैसी अशिया को जब्त किया गया है। एसएसपी ने आवाम से अपील की है कि वो मंशियात के खिलाफ इस प्रोग्राम में ताउन करें ताकि माशरे से मंशियात को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। केसेस रजिस्टर किए श्रीनगर में एनडीपीएसए में। एनडीपीएसए एक एक्ट है जो मंशियात के खिलाफ जिसको हम यूज करते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो हमने 156 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ साथ हमने न सिर्फ उनको गिरफ्तार किया है, हमने चार्जशीट भी बड़े सारे केस इसमें किए हैं। 26 लोग जो हैं हमने पिट एनडीपीएसए में बंद किए हैं। पिट एनडीपीएसए में आपको समझाता चलूं, यह है प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन एनडीपीएसए। उसका एक एक्ट है, जैसे पीएसए होता है, किसी को हम डिटेन कर रहे हैं, वैसे ही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर या डिविजनल कमिश्नर जम्मू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो लोगों को डिटेन करने की के अहकाम सादिर फरमाते हैं। ये बिल्कुल पीएसए की तरह होता है, डिटेनिंग अथॉरिटी ड्यू काम होता है और फिर हमारे डोजियर पे, पुलिस के डोजियर पे होता है। हमने इस साल 26 डोजियर सबमिट किए ड्यू काम कश्मीर को एंड हम उनका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो भी इसमें बड़े पर्टिकुलर है, बहुत जबरदस्त उनकी भी डिविजनल कमिश्नर साहब की भी कोशिश रहती है कि जितने भी ज्यादा ये नोटोरियस ड्रग पेडलर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे जीना हराम कर दिया हमारा, उनको हम जेलों में बंद करके रखें। तो इस साल हमने 26 लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई की है। तो जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि 94 केसेस हमने इस साल रजिस्टर किए हैं और उसमें सेंटर में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।